आसान। अच्छा फटाफट, कहाँ तक हो गया था लास्ट टाइम हम लोग का टैक्स में? चलो, कुछ नोट किया था यहाँ पे, सर्कुलर नोटिफिकेशंस ये हो गए थे। एक बार फटाफट क्या करते हैं हम लोग, क्विक रिविजन्स, सारी की सारी चीजें जो अब तक हो चुका है बताना। अब तक हम लोग ने कवर किया था इनकम टैक्स में। सर अगर इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स हमारे पास क्या होगा, इनकम टैक्स लॉ। और जो लॉ है उसमें कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, 5। एक तो इनकम टैक्स एक्ट आ जाएगा, दूसरा कौन सा आ जाएगा, इनकम टैक्स रूल्स 1962 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, नोटिफिकेशंस, एंड क्या रहेगा हमारा, सर्कुलर्स रहेगा, फाइनेंस एक्ट रहेगा, और उसके बाद फाइनली क्या आता है कि डिसीजन, लीगल डिसीजंस आ जाएंगे। जो लीगल डिसीजंस है वो हमारे क्या होने चाहिए, क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब कि आपके लॉ में कोई क्वेश्चन से राइज हो गया है, और उस डिसीजन को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से क्या किया जाएगा, क्लैरिफाई किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जब डिसीजन को क्लैरिफाई किया जाएगा तो हाई कोर्ट वाला जो होगा हमारा स्टेट वाइज वो एक्ट बनेगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट है तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ लैंड, और वो पूरा का पूरा एक्ट का पार्ट बन जाएगा। नेक्स्ट ये आता है हमारे पास, नेक्स्ट ये आता है कि अगर मान के चलो, अगर मान के चलो, अगर मान के चलो कि कोई भी हमें चेंजेस करना है आफ्टर फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस एक्ट के बाद अगर हमें कोई चेंजेस करना है, फाइनेंस एक्ट के बाद अगर हमें कोई चेंजेस करना है, तो वो चेंजेस किसके थ्रू किया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशंस, या फिर किससे किया जाता है, सर्कुलर से। बट सर्कुलर्स जो होते हैं हमारे 99% किसके लिए होते हैं, फॉर ऑफिसर्स। एक गाइडलाइंस का काम करता है कि अगर मान के चलो कोई भी ऑफिसर्स को काम करना है, किस तरह से करना है, हमारा एक गाइडलाइंस इशू किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट, दैट गाइडलाइंस विल बिकम द circulars for the officers, and the circulars is binding on only on officers, and notification is issued after finance act। फाइनेंस एक्ट के बाद अगर कोई भी चेंजेस करना है इनकम टैक्स में या फिर आपके इनडायरेक्ट टैक्स में, बताना किसके थ्रू चेंजेस किया जाएगा, हमारा नोटिफिकेशन के थ्रू। और नोटिफिकेशन जो बाइंडिंग होता है वो बोथ पे होगा, पब्लिक पे भी होगा और किस पे भी होगा, हमारा ऑफिसर्स भी। इसको नोट कर लिया था, कहां तक किया था आप लोग ने, फाइनेंस एक्ट हो गया था ना, ये सारा पॉइंट यहाँ पे लिखो। फर्स्ट फाइनेंस एक्ट का 3 शेड्यूल्स, फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट में 3 पार्ट्स है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। टैक्स रेट फॉर सैलरी, फॉर सैलरी एम्प्लॉय। बस देखना, 5 से 6 दिन में टैक्स हमारा क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। कुछ नहीं है टैक्स में, सब आते हैं, सारा चीजें कवर करेंगे। बस अभी तो कुछ भी नहीं पता है हमें, सर टैक्स है क्या, टैक्स कैसे चलते हैं, टैक्स के कितने पैर है, कितने हाथ है, सर है कि नहीं है, वो सारी चीजें अभी तो इस टैक्स का क्या है, एक बैकग्राउंड है जो कि एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ ऑब्जेक्टिव में अगर पूछना हुआ तो पूछ लिया, अदरवाइज न के बराबर चांसेस है कि आपसे एग्जाम में पूछे। बट हाँ चीजों को तो पता तो होना चाहिए सर, किस तरह से हमें रीड करना है, किस तरह से नहीं करना है। डीटी के आपके 2 मॉड्यूल होंगे और आईडीटी के भी 2 मॉड्यूल होंगे। स्टडी मेट आ गया कि नहीं किसी का, क्वेश्चन आंसर कराया, रजिस्ट्रेशन हो गया है, अभी हुआ नहीं?
कंफर्म हुआ नहीं, वो हो जाएगा। मार्कशीट आ गई थी ओरिजिनल? नहीं आई थी। साइन कराया था, अटेस्टेड करा लिया था? नहीं, फाउंडेशन वाला भी कराना, अटेस्टेड कराना ही पड़ेगा। और आपका बुक का है साक्षी? इस समय बुक नहीं इशू हो रहे हैं। सिद्धांत आपका अभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, हो गया है। आप भी अटेस्ट कराए थे कि नहीं कराए थे फाउंडेशन? शिवंगी आपका तो हो ही गया होगा रजिस्ट्रेशन, अभी नहीं कराया? चलो अच्छा हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट लीगल डिसीजंस ऑफ द कोर्ट, यहां तक हो गए थे हम लोग के। नेक्स्ट अब इनकम टैक्स की तरफ आते हैं, इनकम टैक्स एक्ट। अब हमारा एक्ट क्या कहता है वहां पे हम कंटिन्यू करेंगे। अमेंडमेंट हर साल होगा। इस बार आपका फाइनेंस एक्ट जो आया है वो डीटी आईडीटी में कोई चेंजेस नहीं है, तो जिसकी कोई भी चेंजेस नहीं है, तो जिसकी वजह से जो आप पढ़ रहे हो वही मई 25 के लिए भी है, वही नवंबर 25 के लिए भी है। हाँ, अगर बीच में कोई अमेंडमेंट होता है तो किसके थ्रू होगा? आपका नोटिफिकेशन के थ्रू। तो वो हम क्या करेंगे? चेंजेस करेंगे। अभी नोटिफिकेशन भी आपको दिखाते हैं कि नोटिफिकेशन जब इशू होता है तो किस तरह से इशू किए जाते हैं। नोटिफिकेशन नंबर्स होंगे, ईयर्स होंगे, मंथ के साथ इशू किया जाएगा। चलो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अब चार्जिंग सेक्शन। पॉइंट नंबर 5 नोट करना है, चार्जिंग सेक्शन। अब ये जो चार्जिंग सेक्शन हम इनकम टैक्स एक्ट की बात करें, अब यहाँ पे आते हैं। सुनो, सारी की सारी अब हमारा स्टार्ट हो रहा है सर टैक्सेस, तो अब स्टार्ट हो रहा है कौन सा? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है अब स्टार्ट हो रहा है आपका। अब इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं तो यू हैव टू कंसिडर 5 थिंग्स, 5 चीजों को ध्यान में रखना है। एक तो कौन सा ध्यान में रखना है हमें? एक्ट 1961 और आपका कौन सा आ जाएगा? रूल्स 1962 एंड द फाइनेंस एक्ट आपका ईच एंड एवरी ईयर आएगा। और देन उसके बाद क्या आता है? नोटिफिकेशन, और फिर क्या आएगा? जजमेंट। ये 5 चीजों की बात होती है। अच्छा, ये 5 चीजों को अगर मैं बात करूं, डिटेल में बात करूं, तो ये डिटेल में आपको फाइनल में मिलेगा। बट ओवरऑल केवल और केवल फोकस आपका सबसे ज्यादा इंटर लेवल पे किस पे होगा? 1961 पे होगा। इनकम टैक्स एक्ट की बात करेगा। रूल्स को अभी देखना है। रूल्स तो हमारा क्या होता है? एक सप्लीमेंट्री है। जस्ट लाइक सप्लीमेंट्री कोऑपरेट करता है, किसको कोऑपरेट करता है? टू कंडक्ट द एक्ट। एक्ट को कंडक्ट करने के लिए हमारा रूल्स को एक कोऑपरेशन के फॉर्म में आएगा। फाइनेंस एक्ट जो है हमारा, दैट इज व्हाट, ये केवल और क्या क्या बताएगा आपको? व्हाट शुड बी द अमेंडमेंट, या हमारा क्या अमेंडमेंट होने चाहिए, क्या अमेंडमेंट हुए हैं इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961 उसमें। तो फाइनेंस एक्ट ईच एंड एवरी ईयर हमारा क्या किया जाएगा? बजट में आएगा, और वो फर्स्ट फेब ऑफ द ईयर आपका एवरी ईयर आएगा। तो अब आते हैं हम लोग इनकम टैक्स। अगर मैं टैक्स की बात करूं, इनकम टैक्स की बात करूं, तो बताना इनकम टैक्स जो है वो आपका टैक्स है, और ये टैक्स किस पे है? हमारा इनकम पे है। अब मुद्दा आता है कि सर टैक्स है क्या? टैक्स कई होते हैं, कई तरीके टैक्स होते हैं। कभी इसको हम टैक्स बोलेंगे, कभी जीएसटी बोल देंगे,
कभी हम सर्विस टैक्स बोल देंगे, कभी कस्टम ड्यूटी बोल देंगे, कभी एक्सपोर्ट ड्यूटी बोल देंगे, इंपोर्ट ड्यूटी बोल देंगे या फिर इसी को हम एक्साइज ड्यूटी बोल देंगे। टैक्स कई होते हैं, वो अपने अपनी खुद की लॉ के अकॉर्डिंग रन किया जाएगा, कुछ कंडीशन के साथ चलेगा। तो अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो टैक्स ऑन किस पे चार्ज किया जाता है, हमारा इनकम पे। तो यहां पे दो चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करना है कि सर व्हाट विल बी द इनकम। अगर इनकम हमारा गलत है तो उस पर कैलकुलेट किया गया टैक्स भी क्या रहेगा, गलत रहेगा। और अगर इनकम सही है तो टैक्स किस तरह से होना चाहिए, अगर कंप्यूट करने में गलती है तब भी हमारा टैक्स क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहां पे इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है वो आपका सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 क्या कहता है, चार्जिंग सेक्शन। व्हाट इज द चार्जिंग सेक्शन? चार्जिंग सेक्शन का मतलब चार्जेबिलिटी, कब हमारा एक टैक्स जो है इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा, कब एक लायबिलिटी बनेगा, किसके लिए लायबिलिटी बनेगा और किस तरह से लायबिलिटी बनेगा, वो कौन बताएगा, हमारा सेक्शन 4 बताएगा। अब देखो सेक्शन 4 क्या कह रहा है। सेक्शन 4, एवरी पर्सन whose total income, every person whose total income of previous year exceed maximum amount not chargeable to income tax, not chargeable to income tax is an SSC, is an SSC charge to tax in assessment year 24-25। चलो इसको ना नोट करना है सबको, फटाफट नोट करो, इस पॉइंट को नोट करो। फिर इसको मेन आपका जो है चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 4 यही आपका सारा का सारा, इसको नोट करो फटाफट, इसको नोट कर लो। हाँ निकिता कहाँ, अच्छा आप क्या नाम, अच्छा अच्छा चलो अच्छा, आपका क्या नाम है, नेहा, रीना, चलो रीना। अच्छा देखो श्रेया और रीना दैट इज द सेकेंड डे, फर्स्ट क्लासेस हो चुके हैं तो कवर करने की कोशिश करना। कोशिश क्या करना है सर, कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक। दैट इज द बैकग्राउंड, व्हाट इज द सीए। सीए क्या होता है, सीए तो ज्वाइन कर लेते हम लोग, पता ही नहीं चलता सीए होता क्या है, सीए कैसे दिखता है, उसके सर पे सोने का ताज होता है कि नहीं होता है, क्लियर। वो हम लोग का कल कवर अप हो गया था, कैसे पेपर करना है कैसे पेपर नहीं करना है। यहां पे हम लोग देखो सबसे पहले बस 2 मिनट, यहां पे अगर हम बातें करें, देखो रीना और श्रेया इनकम टैक्स का टॉपिक चल रहा है, आपको पता ही होगा। अगर मैं इंटर की बात करूं तो इंटर में आपके 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, उसको फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इनमें एक पेपर है हमारा, पेपर दैट विल बी द टैक्स। टैक्स का जो पेपर है वो 2 पार्ट में है, एक इनकम टैक्स है, दूसरा कौन सा है बताना, जीएसटी है, 51 एंड 50, क्लियर। और मजेदार बात यह है कि सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं फेल होते हैं वो 2 पेपर है 6 पेपर में, एक तो तीसरा भी बोल सकते हैं बट 2 में सबसे ज्यादा। कौन कौन से 2 पेपर है पता है आपको? नहीं ऑडिट नहीं, टैक्स एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दोनों की खास बात क्या है पता है, पढ़ते तो लगता है सर कुछ है नहीं, जब एग्जाम देने जाते तो पता चलता है हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चंस, दैट इज द पॉइंट। बस आपको अपने आप को टाइम देना है, टाइम देने के साथ साथ ना टैक्स ऐसी चीज आपको कल बताया था कि जब भी आप स्टडी अप करेंगे द स्टडी मस्ट बी इन 2 वे, नॉट 1 वे। अभी तक जितने भी हमारी स्टडी थी ना वो 1 वे में था। 1 वे मींस जैसे हमने सेल्स किया तो सेल्स की एंट्री पास कर लिया, परचेज हुआ कि नहीं हुआ वो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म में कैपिटल लगाया गया, फॉर्म में कैपिटल आया, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं कि जिसने कैपिटल लगाया उसकी यहाँ पे क्या एंट्री होगी। तो जो टैक्स की पॉइंट की मैं बात करूं, टैक्स भी है आपका कॉस्ट भी, ये दोनों 2 वे होना चाहिए। अगर एक तरफ से हमारा इनकम है तो दूसरी तरफ से ये एक्सपेंसेस किसका बन रहा है किसके लिए नहीं बन रहा है। तो धीरे धीरे आपको 4 से 5 दिन आपको टाइम देना पड़ेगा, तब सारी चीजें आपको समझ में आएगी कि टैक्स किस तरह से रन करेगा। क्योंकि देखो ये आपका अकाउंट का पेपर नहीं है कि सर आप तो डेबिट क्रेडिट होना है, वो भी जमाना खत्म हो गया पता है आपको। इंटर से डेबिट क्रेडिट खत्म, लेजर खत्म, केवल और केवल क्या आ गया है, स्टैंडर्ड। जस्ट लाइक वो भी टैक्स है, लॉ जस्ट लाइक भी टैक्स है। मतलब
एवरीथिंग, मतलब पूरे ग्रुप में अगर मैं बात करूं तो सारा का सारा एक लॉ की तरह बात करेगा वो, मतलब प्रेजेंटेशन की बात करेगा एंड किस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे देखो रीना और श्रेया जी, इनकम टैक्स चल रहा है हमारा, सेक्शन 4 है। इनकम टैक्स की कुछ चीजें हो गई, लास्ट में आपको एक बार रिवाइज भी करा देंगे हम लोग, इसको नोट कर लो फटाफट। सेक्शन पॉइंट नंबर 5 चार्जिंग सेक्शन 4, और चैप्टर नंबर 1 में आपको हैंड रिटन ही कराऊंगा, क्लियर, ये ध्यान रखना है। और हैंड रिटन करने से आपको कई बेनिफिट्स हैं। चार्जिंग सेक्शंस, every person whose total income of previous year exceeds maximum amount not chargeable to income tax is an SEC, is an SEC. Is an SEC charge to tax in assessment year, charge to tax in assessment year at rates prescribed in, rate prescribed in Finance Act and oblique or Income Tax Act. Income Tax Act. The total income of NSSE is computed on the basis of residential status. Is computed on the basis of residential status. Every person whose total income of the previous year exceeds maximum amount not chargeable to income tax is an SSE charged to tax in assessment year at rate prescribed in Finance Act and or Income Tax Act. The total income of SSE is computed on the basis of residential status. That is the charging section. What is the charging section? Charging section से पहले यहाँ पे आ जाओ, जो हमारा टैक्स है ना, टैक्स, व्हाट इज द टैक्स, व्हाट इज द टैक्स, टैक्स हम लोग ने लास्ट टाइम कवर किया। टैक्स इज, टैक्स हमारा क्या हो जाएगा, टैक्स इज फाइनेंशियल बर्डन। इम्पोज कौन करता है बताना, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमारी कंट्री की अगर बात करें तो दो तरह की गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा कौन सा होता है, स्टेट गवर्नमेंट। एंड द बोथ गवर्नमेंट हैव पावर टू मेक लॉ। एंड ये जो दोनों गवर्नमेंट के लिए पावर दिया गया है, पावर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 246 और 7 शेड्यूल के अगर आप बात करें तो लिस्ट ए दिया है, लिस्ट बी दिया, और कौन सा दिया है, लिस्ट 3 दिया हुआ है। लिस्ट ए में करीब 92 एंट्रियां हुए, एंट्रियां है। जैसे कि आपको आ जाओ, एक कवर कराते हैं आपको फटाफट, यहाँ पे आ जाओ, देखेंगे। बस इसको ना केवल और केवल कवर करने के बाद भूल जाना है, एग्जाम में नहीं आएगा। कौन सा पॉइंट कवर करना है वो ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं ध्यान रखना है। ये देखो अगर हम बात करें, देखो क्या लिखा है, आर्टिकल 246 है एंड 7 शेड्यूल्स है। यूनियन लिस्ट होंगे, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट, 3 लिस्ट होते हैं। यूनियन लिस्ट शैल बी नोन एज लिस्ट ए, लिस्ट बी स्टेट लिस्ट, और लिस्ट सी हमारा कौन सा होगा, कॉन्करेंट लिस्ट होगा। अब यहाँ पे जो लिस्ट यूनियन लिस्ट के है ना, लिस्ट कहाँ पे है आपका, यहां से कवर करो तो हो जा भाई।
ये देखो लिस्ट है, जैसे कि मेजर लिस्ट दिया हुआ है ना, सब्जेक्ट डिफेंस, ये लिस्ट नंबर 1, लिस्ट ए का पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही हमारा कौन सा होता है, इसी में लिस्ट 82 पे अगर हम चले जाएंगे, ये मेजर स्टेट का लिस्ट दिया हुआ है, ऐसी लिस्ट हम कहां पे चले जाएंगे, 82 नंबर पे। जैसे 82 नंबर्स पे जाएंगे ना, वहां पे हमें क्या मिल जाएगा, इनकम टैक्स का, कि इनकम टैक्स के लिए 82 नंबर को यूज करके क्या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगा इन रिस्पेक्ट टू द इनकम टैक्स, जिसको हम लोग ने कवर कर लिया था। अब यहां पे आते हैं हम लोग डायरेक्टली, डायरेक्टली कहां पे आते हैं, आपको केवल और केवल ये सारे पॉइंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, केवल जस्ट लाइक नॉलेज, एग्जाम में आपसे नहीं पूछे जाएंगे, क्लियर। और डिटेल में इसके सारी चीजें कहां पे कवर किए जाएंगे, जब इनडायरेक्ट टैक्स होगा वहां पे कवर किया जाएगा, क्योंकि इसका मोस्ट रिलेवेंट कहां पे होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में। तो अगर मैं बात करूं, एंट्री नंबर 82 को यूज किया, किसने यूज किया, सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया, लॉ बनाया, किससे रिलेटेड, टैक्स ऑन इनकम, एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट क्या, एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम के अलावा जितनी भी इनकम इंडिया में अर्न किया जाएगा उस पे टैक्स लेना है, किसको लेना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जब लॉ बनाता है, वो लॉ किसकी मदद से लॉ बनाएगा, विद द हेल्प ऑफ टू हाउसेस। टू हाउसेस कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, लोकसभा, और कौन से हो जाते हैं, राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा में क्या किया जाएगा, एक लॉ के रिस्पेक्ट में बिल पास किया जाएगा। बिल क्या होगा हमारा, प्रपोज होगा, एक हमारा एक्सपेक्टेशन होगा, वो हमारा एस्टिमेशन होगा। इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में क्या किया जाता है, अप्रूव्ड कराया जाएगा, और जैसे ही अप्रूव्ड होगा इसका फाइनल अप्रूवल कौन देगा, हमारा प्रेसिडेंट, और तब जाके ये क्या बन जाएगा हमारे लिए, एक्ट या फिर लॉ बन जाएगा। दैट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द लॉ। अब ये इसी तरीके से यहां पे जो एंट्री नंबर 82 था, वो टैक्स ऑन इनकम एक्सेप्ट क्या था, एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम पे से टैक्स नहीं लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नो पावर टू कलेक्ट द टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। तो सर किसके पास पावर है, ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपना एंट्री नंबर 46 को यूज करके एग्रीकल्चर इनकम के रिस्पेक्ट में क्या बनाया है, वो लॉ, जो कि आपके कोर्स में है नहीं, वो नहीं पढ़ना है। अब अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है इसके भी टू हाउसेस होते हैं। उस हाउसेस को पार्लियामेंट की बजाय क्या हम लोग बोलते हैं, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव के नाम से बोलते हैं, जिसको नॉर्मली हम बोलते हैं विधानसभा एंड विधान परिषद। उस विधानसभा विधान परिषद में उस बिल को स्टेट गवर्नमेंट क्या कराएगा, अप्रूव कराएगा। अप्रूव होने के बाद फाइनल किससे अप्रूवल होगी, गवर्नर से अप्रूवल होगा। तो ये ध्यान रखना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूव कराना है तो किस कराएगा, वो प्रेसिडेंट से, और स्टेट गवर्नमेंट को अगर लॉ बनाना है अप्रूव कराएगा तो किससे कराएगा, गवर्नर से कराएगा। मतलब जस्ट लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आपके क्या होंगे पोजीशंस होंगे, वही वही कौन से पोजीशंस होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर लॉ बनाने के लिए दो हाउसेज है, तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए टू हाउसेज है, ये लोकसभा, राज्यसभा, और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, विधानसभा एंड विधान परिषद हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे प्रेसिडेंट है, तो यहाँ पे स्टेट को कवर करने के लिए कौन है, गवर्नर्स है। यहाँ तक क्लियर। तो अब हम लोग डायरेक्टली कहाँ पे आते हैं, टैक्स पे आते हैं, इनकम टैक्स पे। ये तो धीरे धीरे हम लोग कवर करते, पूरे लॉ में ये सारी चीजें पढ़ते रहेंगे। अगर टैक्स की बात करो तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टैक्स, इनकम टैक्स, इज टैक्स ऑन क्या, इनकम। बहुत आसान है, सबसे आसान हमारा क्या होता है पता है, इनकम टैक्स। सबसे आसान, फाउंडेशन में पता नहीं क्या पढ़ा, इकोनॉमिक्स इतना टफ होता है, मैथ पता ही नहीं चल पाता है, सर स्टैट्स पढ़ लूं कि मैथ पढ़ लूं, मैथ पढ़ लूं तो सर कौन सा छोड़ दूं कौन सा पकड़ के जाऊं, ऐसी चीज होती है। बहुत लोग क्या छोड़ के गए पता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल और लिमिट, तीन बड़े फेवरेट है जो छोड़ने के लिए होते ही है। अगर आप इसको कवर करने लगे ना, तो रिमेनिंग वाला कहता है कि भाई मुझे भी छोड़ दो, तो बेहतर यही होता है कि छोड़ दिया जाए। हाँ, एक चैप्टर जरूर करना चाहिए आपको फाउंडेशन में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज द बेस ऑफ योर सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, वो बेस है। अभी आपको क्या कहते हैं फाउंडेशन में सर टीवीएम की वैल्यू 0 लग रही थी, पता ही नहीं चल रहा था क्या सर, फ्यूचर प्रेजेंट ये वो कर दो,
इसकी वैल्यू ना पूरे पूरे सीए में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अभी अकाउंट में भी आएगा थोड़ा सा, टैक्स में तो नहीं आएगा, टैक्स तो खुद ही अपने आप में क्या है। और कहां पे आएगा? जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, पूरा टीवीएम है। फाइनल में जाएंगे तो पूरा टीवीएम बेसिस पे सारा का सारा। और स्टैट्स जो कि बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो पढ़ के जाते हैं जो एग्जाम में मिलता ही नहीं है। ये बड़ी विडंबना है स्टेट्स के साथ। तो समेशन एक्स डिवाइड बाय एन ढूंढता हूं मिल जाए, स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढता हूं कि मिल जाए, मिलता है थियरी एक्सप्लेन, या फिर कहता है कि ये कंडीशन अप्लाई नहीं हुआ तो ये आप बता दो, प्रॉपर्टीज पूछ लेते हैं। तो स्टैट्स भी आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि फाउंडेशन में हमें ये नहीं बताया जाता कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। क्यों हम स्टैट्स पढ़ रहे हैं? बस पढ़ते चले जा रहे हैं कि डेटा है, डेटा को टोटल करो, एन से डिवाइड करो, फाइनल आंसर आ गया। लेकिन अब वो चीजें आपको चेंज करना पड़ेगा। द फर्स्ट क्वेश्चन एवरी क्वेश्चन के साथ ये होना चाहिए, सर व्हाई, क्यों। अगर क्यों आ रहा है तो इसका मतलब कंसेप्ट क्लियर होगा। क्यों नहीं आ रहा है और एक क्वेश्चन के बाद 10 क्वेश्चन कर लिया और क्यों नहीं आया, तो इसका मतलब कंसेप्ट अभी भी कहीं ना कहीं डाउट में है। क्लियर? जो रिजल्ट होता है ना 20% के अंदर आते हैं, द रीजन यही है। आप देखो कोई भी हो एडमिशन अगर ले रहा है सीए में ना, तो मेहनत तो 100% करता है, 100% करता है, जान बाकी रहती है लगाने में, नहीं तो वो भी लगा ही देता है। एग्जाम आते आते तो फिर खत्म, रिजल्ट आते आते तो समझ लो बस हो गया। तो कोई भी चीज हो सबसे पहले उसको ऑब्जेक्टिव करना है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, कि ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या इसका थीम है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या, उस ऑब्जेक्टिव में ही 50% आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर? अब जैसे इनकम टैक्स की बात करूं, सर इनकम टैक्स एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इनकम टैक्स। तो अगर इन सिंपल वर्ड में बात करूं, दैट इज द टू कंप्यूट द टैक्स ऑन इनकम। बात खत्म हो गई। इनकम है, इनकम पे टैक्स कंप्यूट करना ही हमारा क्या है, इनकम टैक्स एक्ट है। अब ये जो इनकम टैक्स एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है, सर हमें कंप्यूट करना है टैक्स ऑन क्या, इनकम। अब ये टैक्स ऑन इनकम, अब इनकम कैसे कंप्यूट किया जाता है बताओ आप। इनकम, अगर मैंने सेल्स किया है 10 लाख रुपए का, क्या ये हमारा इनकम है? नो। इनमें से हम क्या माइनस कर दे, कॉस्ट। सपोज करो 6 लाख रुपए हमने कॉस्ट माइनस किया, तो क्या निकल के आ गया मेरे पास, 4 लाख। तो ये 4 लाख रुपए हमारे लिए क्या है, इनकम है। ये इनकम पे हमें क्या चार्ज करना है, टैक्स चार्ज करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज, चार्ज करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज, चार्ज का मतलब है लाइबिलिटी, चार्ज की मतलब है लाइबिलिटी। तो टैक्स ऑन इनकम की लाइबिलिटी किस पे आएगी? क्या आप बैठे हो, आप बाहर निकलो, मैं कह दूं एक काम करो बेटा लोग टैक्स दे के जाना, यू आर रेडी टू पे टैक्स? नो। तो गवर्नमेंट भी अगर कोई टैक्स लेना चाहेगी, किसी से भी कह दे कि यू हैव टू पे टू द टैक्स, तो बताना क्या, एवरी पर्सन यस सर यू आर माई गवर्नमेंट, आई एम रेडी टू पे द टैक्स। क्या ऐसा हो सकता है? नो। तो उस टैक्स का एक चार्जिंग सेक्शन होता है, एक लाइबिलिटी सेक्शन होता है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो ही टैक्स आएगा, और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो टैक्स नहीं आएगा। अब जैसे सेक्शन 4 की मैं बात करूं, तो सेक्शन 4 क्या कह रहा है, एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम, टोटल इनकम ऑफ क्या, प्रीवियस ईयर। बस 3 पॉइंट बताना, एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब एवरी पर्सन। यू हैव एनी आइडिया अबाउट द पर्सन्स? क्या पर्सन के बारे में कोई आइडिया है, व्हाट इज द पर्सन, आपको पता है? बोलो बोलो कुछ भी। तो पर्सन, पर्सन कौन है हमारे, पता है आपको? नो सर, पर्सन नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि पर्सन हम जो समझ रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। पर्सन एज पर द गवर्नमेंट। अब बताना, टोटल इनकम एज पर द गवर्नमेंट, प्रीवियस ईयर एज पर द गवर्नमेंट। एज पर द गवर्नमेंट मतलब एज पर द लॉ, एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू क्या होना चाहिए, लॉ होना चाहिए। कह रहे एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर exceed maximum amount, exceed maximum amount not chargeable to income tax is an SEC.
चार्ज टू टैक्स इन द असेसमेंट ईयर एट रेट प्रिस्क्राइब्ड इन द फाइनेंस एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट। मतलब इतनी कंडीशंस, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो ही हमारा टैक्स ऑन इनकम आएगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो हमारा इनकम टैक्स नहीं आएगा। क्लियर हुई चीजें? मतलब कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, एवरी पर्सन whose total income of previous year, income of the previous year exceeds maximum amount not chargeable to income tax। यहां पे जो बॉक्सेस बना लो, उसमें पहला बॉक्स बनाओ एवरी पर्सन्स, एवरी पर्सन्स, पर्सन पे बॉक्स बना लो। टोटल इनकम, टोटल इनकम के बाद क्या बनाएंगे, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर एक्सीड के बाद मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल, नॉट चार्जेबल, इसको बॉक्स बनाएंगे। देन एसीसी को बॉक्स बनाएंगे, असेसमेंट ईयर को बॉक्स बनाएंगे, रेट्स को बॉक्स बनाएंगे। यहां तक क्लियर? दैट इज द कंडीशंस। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया देन हमारा टैक्स आएगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो टैक्स कभी भी चार्ज नहीं किया जा सकता है, कभी भी गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकता है। तो पहली मीनिंग हमारी क्या निकल कर है, एवरी पर्सन। अगर हमें यह पता चल जाए कि सर हु इज द पर्सन, तो हम आसानी से पता कर लेंगे, सर ये पर्सन है, इस पर्सन को बुला लेंगे, पर्सन इधर आ, पर्सन बता तेरी टोटल इनकम कितनी है, उसकी टोटल इनकम पता चल जाएगा। टोटल इनकम कब का, प्रीवियस ईयर का, ये नहीं कि सर कभी किसी भी ईयर का, प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम। तो हमें तीसरी चीज जानना है, पहला चीज क्या, पर्सन, दूसरा चीज क्या जानना है मुझे, व्हाट इज द टोटल इनकम, एंड तीसरी चीज इनकम कब का, प्रीवियस ईयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। एक्सीड, अगर ये टोटल इनकम प्रीवियस ईयर का ज्यादा हो जाए, किससे ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो जाए, किससे ज्यादा हो जाए, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। सपोज करो मुझे पर्सन पता चल गया कि सर पर्सन कौन होते हैं, मुझे पता चल गया सर पर्सन, मान के चलो ये ए ना एक पर्सन है, सर हमें पता चल गया कि इसकी टोटल इनकम कितनी थी, सपोज करो 5 लाख थी। कब का था सर, हमें पता चल गया प्रीवियस ईयर का था। लेकिन ये 5 लाख अगर पर्सन का ज्यादा हो जाए, किससे ज्यादा हो जाए, उस अमाउंट से ज्यादा हो जाए जो टैक्स नहीं लग रही है। मान के चलो इनकम टैक्स ने कहा कि किसी भी पर्सन को 2.5 लाख रुपए पे टैक्स नहीं देना है, तो व्हाट इज द 2.5 लाख, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। अब बताना, ए जो है एक पर्सन है, उसकी टोटल इनकम कितनी है, 5 लाख है, क्या टोटल इनकम उसकी उस अमाउंट से ज्यादा है जो नॉट चार्जेबल टू टैक्स है, यस। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो पर्सन पर्सन नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, एससीसी बन जाएगा। तो एक लाइन में अगर मैं बात करूं, टैक्स इज चार्ज ऑन एससीसी, ऑन एससीसी, टैक्स किस पे चार्ज किया जाएगा, एससीसी पे। और एससीसी हमारा कौन होगा, वो होगा, वो सारे के सारे पर्सन एससीसी होंगे जिनकी इनकम कितने से ज्यादा होगी, उस अमाउंट से ज्यादा होगी जो इनकम टैक्स में चार्जेबल टू टैक्स नहीं है। क्लियर? तो मतलब अगर हम इस डिफिनेशन की बात करें, जहां अगर ये डिफिनेशन आपका कंप्लीट, डिफिनेशन समझ में आ गया तो टैक्स आपको समझ में आ गया, खत्म हो गया। कुछ नहीं, सबसे आसान क्या है, क्लियर? देखना, टैक्स करना नहीं है, आपको पढ़ने आ जाए बस, हो गया, खत्म। और आप सब कुछ कर लोगे। सब पढ़ना तो आता है, हमें ABCD। पढ़ना भी 2 तरह होता है, सीए साहब लोग, एक पढ़ाई ये वाली होती है, एक पढ़ाई ये वाली होती है। कौन सी पढ़ाई करनी है आप डिसाइड कर लो। अगर ये वाली पढ़ाई करोगे तो पढ़ते रहो, अगर ये वाली पढ़ाई करोगे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप सब पढ़ डालोगे। क्लियर? तो अब यही पढ़ाई आपको कवर करना है, स्टडी। स्टडी का मतलब अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो या 1 घंटे पढ़ रहे हो तो 1 घंटे अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं सर पढ़ लिया कि सर डिफिनेशन रट्टा मार लिया हमने, क्या डिफिनेशन, एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम एक्सीड मैक्सिमम नॉट चार्ज, कोई फायदा नहीं।
एवरी कंडीशन मस्ट बी फुलफिल बाय द पर्सन। अगर वो कंडीशन फुलफिल हो गया देन पर्सन इज लाइबल टू पे टैक्स, टैक्स देगा, अदरवाइज टैक्स नहीं देगा। तो हमारे पास कौन कौन से कंडीशन है, देखो कंडीशन नंबर 1 कि पर्सन कौन है हमारे, तो आ जाओ नोट में लिखेंगे, नोट पर्सन, फटाफट पर्सन बताना। सेक्शन 2 और ये क्या है हमारा क्लॉज, क्या क्लॉज ये सब सेक्शन, क्लॉज 31 पर्सन, सेक्शन 2 क्लॉज 31 नोट 1 में डिफाइन करेंगे। पर्सन इंक्लूड, पर्सन इंक्लूड, पर्सन इंक्लूड इंडिविजुअल, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म ऑब्लिक LLP, तीसरा कंपनी, AOP BOI, AOP BOI एसोसिएशन ऑफ पर्सन ऑब्लिक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, AJP आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी। टाइम आपको देना पड़ेगा अपने आप के लिए, क्लियर, अपने आप के लिए अगर टाइम है तो सीधा ऐसे ऐसे चुटकी बजाओ खत्म से। बताना हम क्या कवर कर रहे हैं सर, चार्जिंग सेक्शन। व्हाई चार्जिंग सेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर यू, अगर चार्जिंग सेक्शन ना पढ़े तो कोई दिक्कत है? चार्जिंग सेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर कंप्यूटिंग द टैक्स ऑन इनकम। देखो एक ही ऑब्जेक्टिव आपको है, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा, टू कंप्यूट द टैक्स। किस पर कंप्यूट करना है, इनकम पे। इनकम कैसे कंप्यूट किया जाएगा, एक्ट बताएगा, क्लियर। अब ये हमें इनकम पे टैक्स लगाने से पहले सेक्शन 4 की कंडीशन क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। एवरी पर्सन, एवरी पर्सन, पर्सन मीन्स हमारा क्या है, पर्सन मीन्स या पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल। व्हाट इज द इंडिविजुअल, नेचुरल पर्सन। जितने भी नेचुरल पर्सन है वो सारे के सारे क्या बोले जाएंगे, इंडिविजुअल। अब यहां पे एक लाइन की मैं बात करूं, इंडिविजुअल को अगर मैं यहां पे रिप्लेस कर दूं पर्सन पे तो बताना क्या लिख रहा है, एवरी इंडिविजुअल हुज टोटल इनकम of previous year exceed maximum amount not chargeable to tax will be known as SSC। उसको हम किस नाम से बोलेंगे, SSC के नाम से बोलेंगे। तो मीनिंग हमारा बार बार क्या निकल के आ रहा है सर, क्या पर्सन इज इक्वल टू SSC और नॉट, पर्सन इज इक्वल टू SSC या फिर SSC इज इक्वल टू पर्सन, बताइए। पर्सन इज इक्वल टू SSC हो सकता है, नो। वो पर्सन आपके एसएससी होंगे जिनकी इनकम कितने से ज्यादा होगी, मैक्सिमम अमाउंट से ज्यादा होगा। अगर मैक्सिमम अमाउंट के अंदर है, अब सपोज करो मान के चलो सिद्धांत, सिद्धांत इज इंडिविजुअल और नॉट, यस इंडिविजुअल है। क्या ये पर्सन है कि नहीं है, यस। क्या ये एसएससी है कि नहीं है, नो अभी नहीं बोल सकते। एसएससी क्यों नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि इसकी इनकम कितने से ज्यादा होनी चाहिए, 250, मान के चलो 250 है, 250 से क्या होना चाहिए, ज्यादा। अब बताना अगर इसकी टोटल इनकम 150 है तो क्या इसको हम एसएससी बोल सकते हैं, नो एसएससी बोल ही नहीं सकते। अगर ये एसएससी बना ही नहीं तो क्या टैक्स आ सकता है, नो टैक्स नहीं आ सकता, बात खत्म। अब सपोज करो आई एम द पर्सन, आई एम द इंडिविजुअल और नॉट, यस। मेरी इनकम सपोज करो 2 लाख रुपए, तो आई एम पर्सन या आई एम एसएससी, ओनली पर्सन नॉट एसएससी। अच्छा हम एसएससी कब बनेंगे, जब 250 से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो टैक्स कौन देगा, टैक्स किसके ऊपर चार्ज किया जाएगा, पर्सन के ऊपर कि एसएससी के ऊपर, एसएससी के ऊपर।
अच्छा अब ये बताना, अगर मेरी इनकम 5 लाख रुपए है, आई एम पर्सन एज वेल एज वोट एसएससी, मतलब हम क्या कह सकते हैं, एसएससी विल बी ऑल पर्सन बट ऑल पर्सन विल नेवर बी एसएससी। समझ में चीजें? तो यहाँ पे तो पहले पॉइंट क्या है सर, पर्सन इंक्लूड इंडिविजुअल। हु इज द इंडिविजुअल? जितने भी नेचुरल पर्सन है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे इंडिविजुअल। और ये जो आपके हैं ना, ये सारे के सारे पर्सन क्या होते हैं पता है, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पर्सन। व्हाट इज द आर्टिफिशियल पर्सन? व्हाट इज द आर्टिफिशियल पर्सन? द पर्सन हु इज क्रिएटेड बाय द नेचुरल पर्सन। बात कर, तो यहां पे है नेचुरल पर्सन इज अ पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन पहले कौन हुआ, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब यहां पे बताना, एक बंदा है मिस्टर ए, मिस्टर बी, सॉरी एक बंदा है मिस्टर ए और एक है मिस बी, मिस बी है। बताना क्या ये नेचुरल पर्सन है कि नहीं है? यस। क्या ये भी नेचुरल पर्सन है कि नहीं है? यस। अब बताना इन दोनों ने क्या किया, मैरिड किया और मैरिड के बाद बॉर्न हुआ बेबी। जैसे ही बेबी कोई बॉर्न हुआ, AB करके सपोज करो एक बेबी बॉर्न हुआ, तो इनको हम किस नाम से बोलते हैं बताना, फैमिली। तो ये फैमिली भी हमारा क्या माना जाएगा, एक पर्सन माना जाएगा, फैमिली भी एक पर्सन माना जाएगा। तो अगर मैं यहां पे मैं बात करूं, इन सब की मैं बात करूं, तो टोटल कितने पर्सन है, 4 पर्सन। ये आपके जो मिस्टर ए है, जस्ट लाइक क्या है, इंडिविजुअल। मिस्टर मिस बी कौन है, जस्ट लाइक इंडिविजुअल। जो एबी बेबी बॉर्न हुआ है वो भी कौन है, इंडिविजुअल। तो 1 और 2 क्या है, 3 पर्सन, और इनकी जो फैमिली बनी हुई है ना, वो भी हमारा क्या होगा, एक पर्सन, दैट विल बी नोन एज व्हाट, HUF। उसको भी हम किस नाम से बोलेंगे, HUF के नाम से बोलेंगे। मतलब ये खुद एक पर्सन है, ये फैमिली खुद एक पर्सन है। अब बताना फैमिली क्या कर रहा है, सपोज करो बिजनेस कर रहा है और फैमिली की इनकम, इस पर्सन फैमिली की इनकम, फैमिली बिजनेस की इनकम 5 लाख है। तो ये बताना ए का है कि बी का है कि AB का है कि फैमिली का है, फैमिली का है, मींस ये HUF की इनकम है। तो HUF इज ऑल्सो अ पर्सन, उसको भी हम किस नाम से बोलेंगे, एक पर्सन के नाम से बोलेंगे। आगे हमारे पास आता है फर्म एंड LLP, पार्टनरशिप फर्म और LLP है। पार्टनरशिप फर्म LLP आपको पता ही है, अगर एक से ज्यादा पर्सन मिलकर क्या करते हैं, कोई बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं, दैट विल बी नोन एज व्हाट, फर्म। लेकिन फर्म उसको तब बोलेंगे हम लोग जब हमारा पार्टनरशिप फर्म डीड के अकॉर्डिंग रन करेगा, और अगर डीड नहीं बनाई गई है तो किसके अकॉर्डिंग कर रहा होगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग रन कर रहा है, तो वो पार्टनरशिप फर्म होगा, LLP होगा। यहां तक क्लियर? अब सपोज करो एक से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस को स्टार्ट किया, एक से ज्यादा लोग, एक से ज्यादा कौन कौन से स्टार्ट किया, सपोज करो एक किया सिद्धांत और श्रेयांश और सपोज करो श्रेया, ये 3 लोग बिजनेस कर रहे हैं और नाम रख दिया S², S³। अब बताना इसको हम पार्टनरशिप फर्म बोल सकते हैं? तब तक नहीं बोल सकते जब तक पार्टनरशिप डीड ना हो या फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड ना हो, तब तक ये आपका पर्सन पार्टनरशिप फर्म के रूप में नहीं आएगा जब तक इसका कोई डीड न बनाया जाए। सपोज करो कोई डीड नहीं है, कोई पार्टनरशिप फर्म में रजिस्टर्ड नहीं कराया, तब इसकी पहचान कैसी होगी, दैट पहचान विल बी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इसको हम किस नाम से बोलते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के नाम से। यहां तक क्लियर? ये बन जाएगा हमारा क्या, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। किसके, ये किसकी आई में बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, या हम HUF की बात कर रहे हैं, इन द आई ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ कहेगा कि अगर कोई भी एसोसिएशन है जो केवल इंडिविजुअल की एसोसिएशन है और उस एसोसिएशन ने बिजनेस किया है, तो उस एसोसिएशन को हम किस नाम से बोलेंगे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के नाम से बोलेंगे। क्लियर हुई चीजें? उस एसोसिएशन को हम किस नाम से बोलेंगे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के नाम से बोलेंगे। अब ध्यान से सुनो, इसमें बड़ी कहानी होती है। ये एसोसिएशन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, ध्यान से सुनो।
अगर हम इसको ट्रस्ट में रजिस्टर करा ली, क्योंकि ट्रस्ट भी हमारा क्या होता है, एक से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, ट्रस्ट में काम करा लिया, तो यही बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यही एसोसिएशन क्या बन जाएगा, वो ट्रस्ट बन जाएगा। समझ में आई चीजें? अगर मैं यही बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन करा लिया तो ये बन जाएगा क्या, सोसाइटी। समझ में आई चीजें? मतलब अगर सोसाइटी और अगर ट्रस्ट से इसकी पहचान नहीं है तो इसकी पहचान इनकम टैक्स कहता है कि हम किससे पहचान करेंगे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल से। समझ में आई चीजें? अगर यही एसोसिएशन डीड से रन करना शुरू हो जाए तो क्या बन जाएगा बताना, पार्टनरशिप फर्म बन जाएगा। यही एसोसिएशन अगर एलएलपी एक्ट से आपका रन होना शुरू हो जाए तो क्या बन जाएगा, वो एलएलपी बन जाएगा। एसोसिएशन की मैं बात कर रहा हूं, एसोसिएशन एसोसिएशन एसोसिएशन। अब यहां पे आता है दूसरा एओपी, इसका नाम ही क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। देखो इसका नाम क्या था, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अगर यहां पे कोई एसोसिएशन आएंगे तो वो केवल और केवल कौन रहेगा, इंडिविजुअल का एसोसिएशन होगा। इंडिविजुअल की बॉडी होगी, इंडिविजुअल की ग्रुपिंग होगी, लेकिन एसोसिएशन अगर पर्सन की हम बात करें तो वहां पे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल भी हो सकता है और साथ में क्या होगा, इंडिविजुअल प्लस फर्म, या फिर क्या हो सकता है, प्लस कंपनी। उसको हम लोग किस नाम से बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के नाम से बोलते हैं। आपने कंसेप्ट सुना होगा ज्वाइंट वेंचर। व्हाट इज द ज्वाइंट वेंचर? व्हाट इज द ज्वाइंट वेंचर? दो लोग क्या करते हैं, ज्वाइंट पे बिजनेस करते हैं। क्या जस्ट लाइक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है? यस। जस्ट लाइक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है? यस। क्या जस्ट लाइक पार्टनरशिप फर्म है? यस, वो भी है, लेकिन तब है जब किससे रन करना शुरू हो जाए, पार्टनर। तो इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज द ज्वाइंट वेंचर, कोई परिभाषा नहीं है, कोई डिफिनेशन ज्वाइंट वेंचर की नहीं है। ज्वाइंट वेंचर या तो एओपी होगा, या तो बीओआई होगा, या तो क्या बन जाएगा, पार्टनरशिप फर्म। समझ में आ रही चीजें? नॉर्मली हम भले ही ज्वाइंट वेंचर बोलने के सर कुछ ऑब्जेक्टिव करने के लिए हमने क्या किया, एक एसोसिएशन बनाया और जैसे कंप्लीट हुआ इस एसोसिएशन को क्या किया, हमने बंद कर दिया। तो ज्वाइंट वेंचर कुछ है नहीं, ज्वाइंट वेंचर इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। क्लियर? यहां पे आ जाओ। सर हमें ये बताना, हम सीख क्या कर रहे हैं, सीख क्या रहे हैं? ये भी सही बात है, हम सीख क्या रहे हैं बताना, हम क्या सीख रहे हैं, पर्सन सीख रहे हैं। अब देखो सपोज करो आप सीए बन गए, आपके पास एक कोई बंदा आया, कहता है कि सर मेरे को ना टैक्स कंप्यूट कर दो, टैक्स कितना आएगा, हाउ टू कंप्यूट द टैक्स। ठीक है सर बैठो, हम तुरंत आपका टैक्स कंप्यूट कर देते हैं। नहीं, कैसे करेंगे, सबसे पहले पूछेंगे सर टैक्स किसका निकालना चाहते हैं हम, आप इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात कर रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं लोग, वो सारी की सारी। सबसे पहले तो पर्सन का क्या होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन। जब पर्सन आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उस आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे हम क्या कंप्यूट करेंगे, टैक्स कंप्यूट करेंगे, और उस पर्सन की क्या कंप्यूट करेंगे, इनकम कंप्यूट करेंगे। अब सुनो, मेरे पास सपोज करो एक पार्टनरशिप फर्म था, उसके पार्टनर कौन कौन थे, सपोज करो इस फर्म के दो पार्टनर थे, श्रेयांश और मान के चलो कौन थे, सिद्धांत। दो पार्टनरशिप, इस फर्म का नाम था एस स्क्वायर। एस स्क्वायर। अब बताना पहचान कैसे करेंगे हम लोग। इस पार्टनरशिप फर्म ने 10 लाख का माल बेचा और इसमें इसको 6 लाख रुपए की कॉस्ट आई, तो बताना जो 4 लाख की इनकम आ रही है वो इनकम किसका है, श्रेयांश सिद्धांत का है कि फर्म का है, फर्म का है। तो क्या ये फर्म हमारा पर्सन है कि नहीं है, यस पर्सन है। क्या इस 4 लाख पे टैक्स श्रेयांश सिद्धांत देंगे कि फर्म देगा, फर्म देगा। फर्म की लायबिलिटी है टैक्स देना। अब ये 6 लाख पे सपोज 4 लाख पे सपोज करो 30% की रेट से टैक्स 1,20,000 बना और पेमेंट कर दिया गया, बचा कितना, 2,80,000 टैक्स देने के बाद। और ये 2,80,000 क्या हुआ, ये 2,80,000 में 1,40,000 श्रेयांश के पास और 1,40,000 कहां पे चला गया, सिद्धांत के पास। अब देखो ब्यूटी ऑफ द लॉ, लॉ क्या ब्यूटीफुल लॉ है,
ये बताना जो 2,80,000 था प्रॉफिट ऑफ द फर्म था, इस प्रॉफिट 280 पे टैक्स दिया जा चुका है कि नहीं दिया जा चुका है? दिया जा चुका है। अब ये 280 जब श्रेयांश और सिद्धांत को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, अब ये 140 बताना, ये 140 किसकी इनकम है? 140 किसकी इनकम है? ये श्रेयांश की इनकम है और ये किसकी है? सिद्धांत की है। क्या इनकम, इस इनकम पे अब श्रेयांश भी पर्सन है कि नहीं है? क्या ये भी टैक्स देगा? नो। पहली पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, पूरे इनकम टैक्स में जिस इनकम पे एक बार टैक्स लग चुका है उस इनकम पे दूसरी बार कभी भी टैक्स नहीं लगाई जा सकती है। क्लियर? तो इसीलिए पर्सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हम कंपुटेशन किसका किए हैं, किस पर्सन का कंपुटेशन किया और किसने टैक्स पे किया है। समझ में आए चीजें? बताना क्लियर और नॉट? हाँ, हाँ। अब यहाँ पे 140 ये था, अब इसने मान के चलो बाहर से भी कहीं कमाया, कहां पे? कहीं घूम घूम के ऐसे कमा लिया 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए और कमा लिया। अब इसकी टोटल इनकम कितनी हो गई बोलो? 740। क्या ये 740 पे टैक्स देगा? नो। केवल किस पे देगा? 6 लाख पे देगा। 140 पे तो ऑलरेडी किसने टैक्स दे चुका है? फर्म दे चुका है। तो जब इनकम टैक्स में हम आगे बढ़ेंगे तो वहां पे दो चीजें आपको ध्यान रखना है कि कौन सी टैक्स के दायरे से बाहर है और कौन सी टैक्स के दायरे के अंदर है। और जो टैक्स के दायरे से बाहर है उसको हम बोल देते हैं एग्जम्प्ट इनकम, और जो टैक्स तो उसको हम बोल देंगे टैक्सेबल इनकम। और जो टैक्स लगाई जाएगी केवल किस इनकम पे लगाई जाएगी? टैक्सेबल इनकम पे। लेकिन इनकम तो है, इनकम है, बट नॉट टैक्सेबल इनकम, बिकॉज इस इनकम पे ऑलरेडी किसने टैक्स दे दिया है? फर्म ने। समझ में आई चीजें? तो एक पॉइंट तो हमेशा ध्यान रखना पूरे इनकम टैक्स में, कि जिस इनकम पे एक बार टैक्स लग गया है वो अगर कहीं और सर्कुलेट होके जा रहा है तो उस इनकम पे टैक्स चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगा। क्लियर? डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक ही टैक्स पे बार बार क्या लगता जाएगा? एक ही इनकम पे टैक्स लगता जाएगा। यहां तक क्लियर हुई चीजें? अब हम एक चीज ये बताइएगा, हम लोग जो सीख रहे हैं पर्सन की आइडेंटिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो बेनिफिट है, जो टैक्सेबिलिटी है, जो इनकम है, एवरी पर्सन का क्या किया जाएगा? सेपरेट किया जाएगा। अब यहां पे देखो, ये पीएफ, ये S2 की इनकम कंप्यूट किया गया था। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, देखते हैं। ये पार्टनरशिप फॉर्म कौन सा था? S² था। S² ने क्या किया? सेल्स किया 10 लाख रुपए का, इसने परचेज दिखा दिया 4 लाख रुपए का, सैलरी दिखाया, सैलरी श्रेयांश और सिद्धांत 2-2 लाख रुपए। अब तो फर्म की इनकम कितनी होगी बोलो? 2 लाख रुपए। और फर्म ने 60,000 से टैक्स दे दिया, अब इसकी इनकम कितनी बची? 1,40,000। अब बताना हमें, श्रेयांश के पास इस फर्म से इनकम कितनी आई है? 2 लाख रुपए। इस 2 लाख रुपए किस रूप में आई है? किस फॉर्म में आई है? सैलरी के फॉर्म में। साथ में ये 140 का भी तो हिस्सा 70,000, और कितना आया है बोलो? 70,000 ये भी आया है। किस फॉर्म में आया है? ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में। मेरा क्वेश्चन, श्रेयांश की अगर इनकम पे टैक्स लगाना है तो कौन सी इनकम टैक्स के दायरे में है, कौन सी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है? आप ये बताना, क्या इस 2 लाख रुपए जो सैलरी वाला है, क्या टैक्स इस पे फर्म ने दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया है। कैसे नहीं दिया है? क्योंकि इसने यहां पे क्या किया है? माइनस कर लिया है, और माइनस करने के बाद जो 2 लाख बचा है उस पे टैक्स दिया है। तो ये जो 2 लाख है इस पे अभी तक टैक्स नहीं दिया गया है, तो इस 2 लाख पे टैक्स कौन देगा? हमारा श्रेयांश और सिद्धांत। लेकिन क्या 70 पे टैक्स देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि टैक्स 70 पे कौन दे के रखा हुआ है? पार्टनरशिप फर्म ने दे के रखा है। समझ में आई चीजें? तो बस देखो, 90% तो आपकी चीजें कंसेप्चुअली करने से क्लियर हो जाएगा। पहली हमेशा ध्यान रखना, अगर मान के चलो कोई चीज मिस हो गया, एग्जाम में गए, नया चीज आ गया, नया चीज आ गया, पढ़ा, फिर भी कुछ चीजें नहीं समझ में, एक पॉइंट तो समझ में आना चाहिए कि इनकम किसके हाथ में है,
क्या इस इनकम पे ऑलरेडी किसी ने टैक्स तो नहीं दिया है? अगर दिया है तो बात खत्म हो गई, अगर नहीं दिया है तो ऑलरेडी वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अभी पूरी लॉ यही बताएगा आपको, पूरी लॉ। अब लॉ क्या बन गया बताओ, पूरी लॉ अगर लॉ बनाने की कोशिश करो तो लॉ क्या बन गया, सैलरी फ्रॉम द फर्म टू द पार्टनर इज टैक्सेबल इनकम और एग्जम्प्ट इनकम, टैक्सेबल। और शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी व्हाट, एग्जम्प्ट इनकम या टैक्सेबल इनकम, एग्जम्प्ट। यही लॉ बन गया, ये सेक्शन 10(2)(a) बन गया और ये हमारा क्या बन गया, सेक्शन 40(b) बन गया। लॉ, यही लॉ बन गया। तो जितने देखो कुछ भी है लॉ ऊपर से नहीं आ गया है, सर बारिश हो रहा था लॉ आ गया, 1961 में इतनी बारिश हुई कि इनकम टैक्स आ गया, लॉ बनाया गया, कंसेप्चुअली बनाई गई, ऐसे नहीं बना दिया गया। तो अगर कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो सब कुछ क्लियर। अब ये बताना व्हाई हमें क्यों पर्सन की डिफिनेशन पे सबसे ज्यादा फोर्स करना है, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन पर्सन है, कौन टैक्स देने वाला है। अब यहां पे देखो पार्टनरशिप फर्म चलता तो है नहीं कि चलेगा, भागेगा, दौड़ेगा, हम बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म भाग रहा है। अब इसके बिहाफ पे कोई टैक्स देगा, इसके बिहाफ पे कोई टैक्स जमा करेगा, क्योंकि जो आर्टिफिशियल पर्सन होता है उसका कोई ना कोई डायरेक्टर होगा, कोई डायरेक्ट करने वाला होगा, उसके बिहाफ पे कोई टैक्स देने वाला होगा। क्लियर हुई चीज? या तो हो सकता है श्रेयांशी हो, कौन हो जाए, सिद्धांत हो सकता है। वो डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करता है इनका, डी डिसाइड करेगा हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्सेस। क्लियर हुई चीज है, लेकिन पर्सन पे ज्यादा फोकस करना है। अब आगे आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट। फर्म के बाद आता है कंपनी। कंपनी तो पता ही आपको, कंपनी का मतलब क्या, कंपनी क्या होता है, कंपनी जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग क्या है, रजिस्टर्ड है, दैट विल बी द कंपनी। अच्छा 2013 जो है हमारा इंडिया का एक्ट है, अगर कोई बाहर की कंपनी है तो भी 2013 में रजिस्टर होना चाहिए, नो। जो इंडियन एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है दैट इज द इंडियन कंपनी, और जो इंडियन एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, किसी और लॉ या किसी और आउटसाइड कंट्री के एक्ट के अकॉर्डिंग है, वो फॉरेन कंपनी। तो कंपनी दो कौन कौन सी, इंडियन और फॉरेन कंपनी। सर हमें करना क्या है, देखो आपको बता दो, आपके कोर्स में इससे रिलेटेड टैक्स नहीं है, इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड नहीं है, केवल दो है। कौन कौन सा है, इंडिविजुअल और एचयूएल। सर ये वाले रिलेटेड कहां पे मिलेंगे, है ना ऊपर, कहां पे है, फाइनल में। तो सर फाइनल में फिर ये नहीं होगा, नहीं, कल ही आपको बताया था फाइनल में कुछ ऐसा है ही नहीं कि नहीं है, फाइनल में फाउंडेशन से लेके सब कुछ है। तभी तो एक बच्चा कौन बनना, सीए बनने जा रहे हो, एक अकाउंटेंट बनने जा रहे हो क्या, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड का मतलब सब पता है आपको क्या, बताना। एडमिन का पावर किसके पास होता है, एडमिन पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इन द कंट्री किसके पास है, डीएम। अरे गवर्नमेंट की बात छोड़ दो, किसके पास होता है, डीएम के पास। और एक डिस्ट्रिक्ट में एक डीएम होता है कि कई होते हैं, एक ही होता है। इकोनॉमिक पावर किसके पास है, बताइए। इकोनॉमिक पावर सीए के पास है, समझ में इस चीज है। अच्छा अगर डीएम गलती करता है तो क्या होता है, सजा मिलता है कि नहीं। अच्छा सीए गलती करेगा तो सजा मिलना चाहिए कि नहीं, यस है। इसको भी कंट्रोल करता है नाफरा, नाफरा करेंगे धीरे धीरे, लेकिन आपके पास भी इकोनॉमिक पावर है। क्लियर, इनके पास रेड लाइट है, तो हमारे पास तो रेड लाइट नहीं है, पेन है, पेन। आपके पास सिग्नेचर है, क्लियर। और वो भी इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक पावर मतलब पूरी कंट्री की जीडीपी की बात करें, सबकी बात करें, इकोनॉमिक पावर। अगर आपने साइन कर दिया तो दैट इज व्हाट, करेक्ट और इनकरेक्ट, करेक्ट ही है। पास कर दिया तो ही लोन पास होना है,
नहीं तो नहीं होना है, इकोनॉमिक पावर। तो यहां पे आ जाओ, सुनो बच्चा लोग, इंडिविजुअल और एचयूएफ आपके कोर्स में है, फर्म, एलएलपी, कंपनी, एओपी और बीवाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एजेपी क्या होता है पता है? एजेपी क्या है ये बता। हमने बताया कि अगर दो बंदे हैं, दो बंदे, एक श्रेयांश प्लस सिद्धांत मिलके बिजनेस करते, बताना इनकी पहचान सबसे पहले किस में होती है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में। कब तक होगी? जब तक डीड नहीं है। अगर डीड है तो बताना वो क्या बन जाएगा हमारे लिए? पार्टनरशिप फॉर्म। और अगर एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंग गया तो क्या बन गया? एलएलपी। और अगर वो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग गया तो क्या बन गया? वो कंपनी, कंपनी बन गया। यहां तक क्लियर? अब एक मुद्दा आता है कि सर अगर वो किसी के थ्रू नहीं गया तो वो उसको हमेशा क्या बोलेंगे हम? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। कितना आसान है लॉ। अब ये बताना हमें हुआ क्या? ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल तो था ही था, लेकिन इनके लिए अलग से एक लॉ बना दिया गया, अलग से लॉ बना दिया गया। अब देखो कंपनी की, अगर ये आपका रजिस्ट्रेशन किस में गए? कंपनी में, तो इनके ऊपर कौन सी लॉ आ गई? कंपनी लॉ आ गया, तो कंपनी बन गया। अगर इनके ऊपर एलएलपी लॉ आ गई, एलएलपी एक्ट, तो क्या बन गया? एलएलपी बन गया। अब ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए अलग से कोई लॉ बना दिया गया, अलग से सेपरेट लॉ, तो उसको हम बोलेंगे एपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। जैसे कि आईसीएआई की बात करो तो आईसीएआई क्या है हमारा? बताओ, क्या वो कंपनी है? नो। क्या वो पार्टनरशिप फर्म है? नो। क्या वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है? यस। लेकिन आपका इसका रिकॉग्निशन क्या है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल तो है, लेकिन इनके लिए अलग से पार्लियामेंट में क्या पास हो गया? लॉ, एक्ट बना दिया गया। तो वो बन जाएगा हमारा क्या? एजेपी बन जाएगा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आईसीआई, आईसीएमआई या फिर आईसीएसआई या फिर आपका कौन सा है? यूजीसी ग्रांट कमीशन। ये सारे के सारे हमारे लिए क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे हमारे लिए? बताना क्या बन जाएंगे हमारे लिए? एजीपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। नेक्स्ट आ जाओ, यहां पे देखो, एक होता है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, वो आपके क्या है? लोकल अथॉरिटी। जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए क्या अलग से कोई लॉ बनाई गई है क्या? नो। क्या उसमें इंडिविजुअल का एसोसिएशन होता है क्या? नो। महापौर जी हैं, वही मेन होंगे। 5 साल बाद अगर कोई आ गया तो दूसरा हो जाएगा। तो उसको हम लोग किस नाम से बोलते हैं? लोकल अथॉरिटी के नाम से बोलेंगे। क्लियर हुई चीजें? ये जो थे हमारे पास, दैट इज द डिफिनेशन ऑफ द पर्संस। अब देखो डिफिनेशन ऑफ द पर्सन, तो सबसे पहले अगर टैक्स आप लगाने जा रहे हो तो टैक्स को लगाने से पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई द पर्सन। पर्सन कौन है? अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल की तरह टैक्स लगाना है। अगर एचयूएफ है तो एचयूएफ वाला आ जाएगा। फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म वाले आ जाएंगे। अब यहां पे आते हैं दूसरा पॉइंट, देखो क्या लिख रहा है? एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। टोटल इनकम ऑफ द क्या? प्रीवियस ईयर। चलो, टोटल इनकम का मतलब क्या है? कोई भी इनकम, लीगल इलीगल इनकम है। क्लियर? रेगुलर इरेगुलर क्या है? इनकम है। क्लियर? कोई भी इनकम, एनी टाइप्स ऑफ द इनकम, दैट विल बी द टोटल इनकम। ये आपका डिफाइन कहां का? सेक्शन 224 में, सेक्शन 2 क्लॉज 24 में। उसको हम रीड करेंगे बाद में। इनकम ऑफ द क्या? प्रीवियस ईयर। व्हाट इज द प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर करने से पहले हम पहले करेंगे असेसमेंट ईयर। व्हाट इज द असेसमेंट ईयर? अच्छा, इसको लिखा अपने, इंडिविजुअल हो गया, पर्सन हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 2 क्लॉज 9, असेसमेंट ईयर। लिखेंगे असेसमेंट ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर। assessment year is a financial year. Assessment year is a financial year. Assessment year is a financial year. बस एक पॉइंट, पहली पहली लाइन, सेकंड नहीं लिखना। व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर? 1 जनवरी
हाँ 1 जून दिवाली, तो दिवाली, अच्छा 1 अप्रैल, हम तो भूल ही गए थे कि 1 अप्रैल भी कुछ होता है। तो मतलब फाइनेंशियल ईयर आपको सबको आते हैं अच्छे से। हाँ, तो व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर? द फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर, खत्म हो गया। कितना आसान है लॉ सर, सब कुछ पता है आपको, पता है, मतलब हम कह सकते हैं पटरियां हैं, ट्रेन चलाना है सर। अब कौन सी ट्रेन चलनी चाहिए इंपॉर्टेंट है। पटरी कमजोर है, बुलेट ट्रेन चला दो तो क्या होगा बेचारा, पटरी भी नहीं रहेगा, बुलेट ट्रेन भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर, तो कुछ नहीं है सर, असेसमेंट ईयर इज इक्वल टू व्हाट, फाइनेंशियल ईयर, and the financial year will always 1st April to 31st March। अब अगर मैं बात करूं अभी 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 तो स्टार्ट नहीं हुआ, तो बात ही मत करो फाइनेंशियल। किसकी मैं बात करूं, 1 अप्रैल 2023 की बात करूं और 2031 मार्च 2024 की बात करूं, तो बताना क्या है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या है, 23-24, दिस विल बी द असेसमेंट ईयर। अगर मैं कह दूं 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025, दिस इज द क्या, 24 एंड 25, क्या है 24-25, असेसमेंट ईयर, सॉरी असेसमेंट ईयर, हो गया खत्म। तो व्हाट इज द असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर। जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाए वही हमारा क्या है, असेसमेंट ईयर। क्लियर हुई चीज। अब लिखना है पॉइंट 2, दिस इज ऑल बिगिंस ऑन 1 अप्रैल to 31st March। This is also known as tax paying year, tax paying, and assessment year is for 12 month, assessment year is for 12 month। बस 5 दिन में टैक्स ऐसे आने लगे, कुछ है अभी तक बताना, किसी को डाउट है, कुछ नहीं। यहां पे आते हैं फॉर फाइनेंस एक्ट, अब देखो लिखेंगे फाइनेंस एक्ट 2023। फाइनेंस एक्ट आपको पता है एवरी ईयर आएगा। जो फाइनेंस एक्ट आता है वो किसके लिए आता है, फाइनेंशियल ईयर के लिए आता है। अगर फाइनेंस एक्ट 2023 है तो किसके लिए आया रहा होगा, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक के लिए आया होगा। अगर फाइनेंस एक्ट 24 है तो किसके लिए आया है, 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक। तो सर हमें कौन सी फाइनेंस एक्ट को कवर करना है, फाइनेंस एक्ट 2023 इज इन योर कोर्स। क्लियर हुई चीजें। तो फाइनेंस एक्ट 2023 का असेसमेंट ईयर क्या होगा, 24 और 25 होगा। क्लियर हुई चीजें। तो अभी इस पॉइंट को नहीं लिखना है आपको क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। बस ये ध्यान रखना है व्हाट इज द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर है क्या हमारा, असेसमेंट ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर, begins 1st April every year and 31st March, and the assessment year always be 12 month, not less than 12 month, 12 महीने का होगा। और उस असेसमेंट ईयर को ही हम क्या बोलेंगे, टैक्स पेइंग असेसमेंट ईयर। अब ना थोड़ा सा स्पेस देना, इसको लिखना नहीं है, थोड़ा सा स्पेस देके लिखेंगे प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर, व्हाट इज द प्रीवियस ईयर, पहली पॉइंट लिखना है आपको, प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 और पहली पॉइंट, आगे नहीं लिखना है, पहली पॉइंट लिखना है। प्रीवियस ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर जस्ट प्रीसीडिंग क्या, असेसमेंट, बस हो गया खत्म, आगे नहीं लिखना है किसी।
अब बताना, दोनों चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर इज बेस्ड ऑन असेसमेंट ईयर या असेसमेंट ईयर इज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर? फिर से पढ़ेंगे इस लाइन को। प्रीवियस ईयर इज अ जस्ट प्रीसीडिंग क्या? इफ देर इज नो आइडिया अबाउट द असेसमेंट ईयर तो आप प्रीवियस ईयर नहीं फाइंड आउट कर सकते। मतलब प्रीवियस ईयर इज टोटली डिपेंड ऑन क्या? असेसमेंट ईयर, तभी तो उसका नाम क्या है? प्रीवियस ईयर। तभी नाम है उसका क्या? प्रीवियस ईयर। करंट ईयर क्यों नहीं बोल दिया भाई? प्रीवियस ईयर, क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड है? असेसमेंट ईयर। अब अगर मैं बात करूं, देखो मैं बात करूं एक लाइन में, बस जवाब देते रहना है, बस हो गया खत्म, ये लो बोलो। अगर मैं कह दूं असेसमेंट ईयर 23 और 24, तो बताना व्हाट इज द प्रीवियस ईयर? असेसमेंट ईयर के जस्ट प्रीसीडिंग जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? प्रीवियस ईयर, दैट विल बी 22 एंड 23। क्लियर? समझ में चीजें? अब उल्टा भी जा सकते हैं। अगर प्रीवियस ईयर 22-23 है, व्हाट विल बी द असेसमेंट ईयर? 23-24। हो गया खत्म। लेकिन प्रीवियस ईयर जो नेम है वो किसके बेसिस पे आया है? असेसमेंट। कि असेसमेंट ईयर के पहले वाले जो ईयर होंगे दैट विल बी प्रीवियस ईयर। तक क्लियर हुई चीजें? तो आ जाओ, यहां पे लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, प्रीवियस ईयर में ऑल्सो बी लेस देन 12 मंथ। क्या लिखा? previous year may also be less than 12 month periods in case of newly set up a business or profession in previous year। एग्जाम्पल नहीं लिखूंगा। और दूसरा है बिजनेस discontinued in previous year। बताना व्हाट विल बी असेसमेंट ईयर। अगर असेसमेंट ईयर मैं कह रहा हूं 24 और 25, तो बताना व्हाट विल बी द स्टार्टिंग डेट ऑफ द असेसमेंट ईयर? 1st April 2024 to 31st March 2025। what will be the previous year? 2023 and 24। 1st April 2023 to 31st March 2025। सॉरी, क्या हो जाएगा? 4। याद? क्लियर? मतलब असेसमेंट ईयर के बेसिस पर क्या डिसाइड किया जाएगा? प्रीवियस ईयर। क्लियर हुई चीजें? अब थोड़ा सा सेक्शन 4 को रीड करेंगे और बताइए क्या लिखा हुआ है। एवरी पर्सन whose total income of assessment year or previous year exceeds maximum amount is called SSC, charge tax in assessment year। चार्ज टैक्स इन असेसमेंट ईयर मतलब जिस पर्सन की इनकम है वो इनकम कब की होनी चाहिए? प्रीवियस ईयर का। लेकिन टैक्स कब चार्ज किया जाएगा? असेसमेंट ईयर में। तो बोथ ईयर्स इज रिलेवेंट फॉर एसएससी एनएसएससी और नॉट? एक ईयर कौन सा होगा? इनकम वाला। और एक ईयर कौन सा होगा? टैक्स वाला। तो जिस ईयर में टैक्स जमा करेंगे, टैक्स की लायबिलिटी आएगी, वो ईयर कौन सा होगा? हमारा असेसमेंट ईयर। लेकिन किस इनकम पे ये टैक्स लगाई जाएगी? प्रीवियस ईयर की इनकम पे। तो क्रक्स पॉइंट हमारा क्या निकल के आ रहा है? बताना। क्रक्स पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन
असेसमेंट ईयर, इसको लिखेंगे करेक्ट नोट, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर। क्लियर? अब यहां पे जो जो आपको स्पेस छोड़ा हुआ था फॉर फाइनेंस एक्ट 2023, अब नहीं करना है। अब आप ऐसे बताओ, फाइनेंस एक्ट 2023 किस ईयर पे अप्लाई होगा? 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024। तो असेसमेंट ईयर उसका क्या होगा? 24 और 25। तो अब लिखना है फाइनेंस एक्ट 2023, असेसमेंट ईयर क्या होगा उसका बताना, 24-25। लेकिन आपका प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? 23 एंड 24। इसको नोट करें। हाँ हाँ, अरे इसको नोट करो, वो आ रहे हैं हम लोग, वो भी इस एग्जांपल कराया तो है, लिखा तो है उसमें नीचे। अरे शिवांगी जी बस। नहीं हो सकता। हाँ, केवल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू के लिए ही हमारा एचयूएफ बन सकता है। हाँ, दो लोग नहीं होने चाहिए, फैमिली ही होनी चाहिए। नहीं, बिकॉज हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग कंसिडर होना चाहिए, एचयूएफ हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग है। अब वहां पे देखना पड़ेगा, वहां पे देखो, ये तो पर्सनल बात है, अगर एक हिंदू एक मुस्लिम से ये ध्यान रखना, वहां पे लॉ कौन सा अप्लाई कर रहा है, क्लियर? लेकिन हाँ, जैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, क्लियर? क्योंकि ये जो मान्यता है ना, एचयूएफ की मान्यताएं कहां से आई है? हिंदू लॉ से आई है। मुस्लिम लॉ में तो है नहीं ऐसी, तो इसीलिए वहां पे कुछ नहीं है, तो वहां पे आया ही नहीं। बस ये दिक्कत है, और कुछ नहीं। यहां पे आ जाओ, यहां पे देखो हमने क्या लिखा, असेसमेंट ईयर जो होगा दैट विल बी 12 मंथ, वो 12 महीने का होगा। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो वो 12 महीने से क्या हो सकता है? कम भी हो सकता है। हाँ, किस केसेस में कम हो सकता है, अब यहां पे देखेंगे केसेस। अब बताना, अगर हमारा असेसमेंट ईयर है 1 अप्रैल 2024 और एंड 1 अप्रैल 2024, एंड कहां पे हो रहा है? 31 मार्च 2025। ये हमारा क्या है बताना? असेसमेंट ईयर। व्हाट विल बी नॉर्मली माय प्रीवियस ईयर? 1 अप्रैल 2023, और कहां पे जाएगा हमारा? 2024। दिस विल बी प्रीवियस ईयर। अच्छा, ये बताना, ये जो असेसमेंट ईयर है ऑलवेज भी क्या रहेगा हमारा? 12 मंथ रहेगा, ऑलवेज भी, हमेशा 12 महीने से कम हो ही नहीं सकता है। लेकिन प्रीवियस ईयर में बी लेस देन 12 मंथ। अब देखो, कोई बंदा है, बिजनेस ही यहां पे स्टार्ट किया 1 जुलाई 2023, बिजनेस ही स्टार्ट हुआ, बताना, तो इसका प्रीवियस ईयर कहां पे होगा? 1 जुलाई 23 से 31 मार्च 2024। क्लियर हुई चीजें? या फिर एक बंदा है, कई साल से बिजनेस करते चला रहा है और अपने बिजनेस को 31 दिसंबर 2023 में क्या किया? डिसकंटिन्यू कर दिया। तो बताना, व्हाट विल बी द प्रीवियस ईयर? 1 अप्रैल 2023 से 31 दिसंबर 2023। फिर यहां पे तो जाएगा ही नहीं, उसकी बिजनेस क्या हो गई? डिसकंटिन्यू। यहां तक क्लियर हुई चीजें, समझ में चीजें? अब यहां पे बताना, अकॉर्डिंग टू द लॉ, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन द क्या? असेसमेंट ईयर। लॉ इज करेक्ट और इनकरेक्ट? करेक्ट। क्यों करेक्ट है? अब सुनो, असेसमेंट ईयर क्या था?
24-25, प्रीवियस ईयर क्या था 23-24। हम 23-24 में इनकम कमाएंगे और टैक्स कब जमा करेंगे 24-25 में। हमने इनकम 23-24 में खरीदा कमाया 500 करोड़ और 28 फरवरी 2024 को कहां पे चले विदेश भाग गए। क्या मैं इंडिया आऊंगा टैक्स जमा करने बताना, परमानेंटली मैं इंडिया छोड़ के चला। और अगर गवर्नमेंट मेरे को पकड़ा एयरपोर्ट पे, भाई 500 करोड़ इनकम कमाया टैक्स दे के जा, उनका हाथ छोड़ पहले। क्यों? लॉ हमारा क्या कह रहा है, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन द। तो भाई हम तो कब जा रहे हैं छोड़ के 28 फरवरी को। एक मिनट, हम कब जा रहे हैं छोड़ के 28 फरवरी को। हम उससे क्या बोलेंगे, भाई असेसमेंट ईयर तो आने दो, तब तो टैक्स लोगे। और असेसमेंट ईयर कब से स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से। तो लॉ करेक्ट और इनकरेक्ट, हम बताओ आंसर, लॉ करेक्ट और इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, लॉ इनकरेक्ट है। इस इनकरेक्ट लॉ को करेक्ट कैसे करें, बाय इशूइंग एक्सेप्शन। एक्सेप्शन आपको बताया था ना कि व्हाट इज द एक्सेप्शन। अब यहां पे हम एक्सेप्शन लगा दे, प्रोवाइजो लगा दे। क्या प्रोवाइजो लगा दे, इफ पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो बताना टैक्स हैज टू बी पेड इन द सेम प्रीवियस ईयर और नॉट। यहां तक क्लियर हुई चीज है। तो सेक्शन 4 के हमारे पास क्या है, एक्सेप्शन भी है। कौन कौन से एक्सेप्शन है देखो, 172, 174, 174A, 175, 176। अब इसमें बताना इस एक्सेप्शन में क्या होना चाहिए, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर, या इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर। टैक्सेबल भी कहां पे होना चाहिए, प्रीवियस ईयर। केवल किस केसेस में, आपके 5 केसेस। तो 5 केसेस हमारा क्या हो जाता है, एक्सेप्शन, कि इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन द सेम प्रीवियस ईयर, एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। जनरल रूल हमारा क्या कहता है, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन द assessment year, but in 5 cases income of the previous year taxable in the previous year. What is the reason? reason यही है। अब देखो दूसरा रीजन मैं बताता हूं, सुनो दूसरा रीजन सुनो। 31 दिसंबर 2024 की बात थी, 23 की बात थी, 23 की बात थी। हमने कहा एक काम करते, केपी ग्राउंड में ना न्यू ईयर पार्टी बनाया जाएगा। हमने शकीरा को कॉल किया। शकीरा नाम जानते हो कि नहीं, कौन है, अफ्रीका की कौन है, पॉप सिंगर। हमने कॉल किया, आएंगे यहाँ पे, क्लियर, गाना ना गाएंगे। शकीरा ने कहा देखो भाई हम ऐसे काम नहीं करते, हम तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना के काम कर। उनका ठीक है आ जाओ, ईजे, शकीरा, जस्टिन बीबर बुला लेती। अब ये एक एसोसिएशन बन गया ई से जे करके। अब इसने क्या किया, केपी ग्राउंड में परफॉर्म किया 31 दिसंबर को, और 31 दिसंबर को परफॉर्म करने के बाद कितना आ गया, 500 करोड़ रुपए की इनकम आ गई। अब तीनों लोग ने क्या किया, अलग अलग बंटवारा कर लिया। हम तो यहीं पर रह गए, शकीरा लेके चली गई और जस्टिन बीबर लेके जाने लगे। अरे सर मैं आऊंगा ना, कब आऊंगा, असेसमेंट ईयर में आऊंगा, टैक्स दे दूंगा। क्या ये दोनों आएंगे असेसमेंट ईयर में? तो बताना दूसरा चीज क्या हुआ, इफ एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हैज बीन क्रिएटेड बट आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क ही डिसॉल्व, वो क्या कर दिया जा रहा है, वो डिसॉल्व कर दिया जा रहा है, तो उससे उसी प्रीवियस ईयर में क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आया चीज, क्लियर। तो मतलब ऐसे हमारे कितने होते हैं, 5 एक्सेप्शन, उस 5 को तो करेंगे, लेकिन जनरल रूल हमारा बताना क्या कहता है, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन द assessment year. What is the assessment year? Assessment year is the financial year begin from the 1st April, end कहां पे होगा हमारा 31st मार्च में। और what will be the previous year?
व्हाट विल बी द प्रीवियस ईयर? जस्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जस्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, किसका प्रीसीडिंग? असेसमेंट ईयर के जस्ट प्रीसीडिंग जो फाइनेंशियल ईयर है, दैट विल बी नोन एज व्हाट? प्रीवियस ईयर. एंड द प्रीवियस ईयर मे बी लेस देन 12 मंथ और मोर देन, नो, मे बी लेस देन 12 मंथ, मोर देन तो कभी हो ही नहीं सकता. केवल दो केसेस में हमारा लेस देन हो सकता है. कब हो सकता है? व्हेन बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, या फिर बिजनेस कमेंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. यहां तक क्लियर हुई चीजें? देखो अभी हमारे सेक्शन 4 कंप्लीट नहीं हुआ. क्या क्या कंप्लीट किया? पर्सन. सेकंड क्या कंप्लीट किया बताना? प्रीवियस ईयर. एंड क्या कंप्लीट किया हमने? असेसमेंट ईयर. असेसमेंट ईयर. अब एक पॉइंट और आता है हमारा, हेडिंग लिखना है बच्चों लोग. असेसमेंट. असेसमेंट सेक्शन 2 क्लॉज 8. असेसमेंट. एक्सेप्शन, हाँ लिख लो, एक्सेप्शन लिख लो यहाँ पे, एक्सेप्शन लिख लो. एक्सेप्शन 172, 174, 174A, 175, 176. 172, 174, 174A, 175, 176. Income of previous year taxable in the same previous year. ये सारी चीजें लिखना ही नहीं है, आपको याद भी करना. नहीं लिख लिया, से लिख के घर में रख दिया, हाँ अच्छे से देखते रहेंगे, याद हो जाएगा. खोल के पढ़ना पड़ेगा तब याद हो. लास्ट में उठाते हैं ना हम लोग, लास्ट में उठाएंगे रिवीजन हो जाएगा. नहीं, रिवीजन डेली करना है अगर पास होना है तो. डेली एक दिन 24 घंटे में रिवीजन आप कुछ नहीं कर पाओ. केवल कहने के लिए होता है रिवीजन हो जाए, कुछ नहीं होगा. डेली 24 घंटा मानना है. क्लियर? चलो जो एक हेडिंग लिख लो, नोट नंबर 4 असेसमेंट सेक्शन 2.8. अब धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू हुआ है हमारा टैक्सेस. बस हेडिंग लिख के छोड़ दो, जिसको हम लोग कल कब कवर कर लेंगे? कल कवर कर लेंगे, आराम से करेंगे. ठीक. और मंडे से आपका एक और भी सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, अकाउंट का. क्लियर? चलो तो आज यहीं पे क्या करेंगे, सीए साहब लोग हम वर्क करेंगे, कंप्लीट करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, सबा खैर, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत. और जिसको कोई क्वेरी है वो क्वेरी भी पूछ सकता है.